स्वागत है आप सभी का नविंद्या यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं मानसिक उद्दोलन। लर्निंग एंड टीचिंग का ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जितने भी अब तक लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक्स हुए हैं, आई होप आपने सब देख लिए होंगे, कवर कर लिया होगा अपना जो सिलेबस है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग। 4 मार्क्स और 16 मार्क्स में हमेशा छाया रहता है लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर में ये। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बीएड से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग आखिर होता क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्लास में ग्रुप में कराया जाता है। एक टीचर होता है और क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, जो जितने भी बच्चे होते हैं क्लास में, सपोज कर लीजिए 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो उनको टीचर की तरफ से एक टॉपिक दे दिया जाता है। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसका आंसर बच्चे दे सके, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके हो। कोई भी टॉपिक जिस पर बच्चे सोच सके और उस टॉपिक पर बच्चे आंसर दे सके टीचर्स को। ठीक है, सपोज कर लिए बच्चे बैठे क्लास में, बहुत सारे बच्चों की क्लास है और यहाँ पर टीचर बैठा है और टीचर ने एक टॉपिक दे दिया, पोल्यूशन दे दिया, सपोज कर लीजिए। तो टीचर ने दे दिया टॉपिक कि भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन। तो आप हमें ये बताइए कि पोल्यूशन है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने अपने आइडियाज़ लगाएंगे और टीचर को आंसर देंगे पोल्यूशन को कम करने के लिए। और यहाँ पर जो आंसर दिए जाते हैं बच्चों की तरफ से जो आंसर दिए जाते हैं टीचर को, उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं होता। जो भी बच्चों के दिमाग में आंसर आते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट टीचर को बोल देते हैं कि मैम पोल्यूशन जो हो रहा है, हम जो पॉलीथीन है उनका कम यूज़ करें, जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं जिससे धुआं आ रहा है, धुआं निकल रहा है, जिसको एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम आ रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वो कम किया जाए। या फिर कोई और जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग आइडियाज़ देंगे अपने टीचर्स को। तो सभी बच्चों के आंसर जाएंगे टीचर के पास, जितने भी बच्चे हैं सबके व्यूज़ आएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चों के दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं क्वेश्चंस को लेकर, पोल्यूशन को लेकर जो भी थिंकिंग आएगी बच्चों में, उसका आंसर डायरेक्ट टीचर्स को देंगे। क्रिएटिविटी आएगी बच्चों के अंदर, नए नए आइडियाज़ आएंगे बच्चों के अंदर। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है कि उनके दिमाग में एक तूफान की तरह जो आंसर है वो घूमने लगेंगे। सबके जो आंसर होते हैं टीचर की तरफ से एक्सेप्ट किए जाते हैं। टीचर किसी के भी आंसर को ये नहीं कह सकता कि आपका जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, कुछ भी डिस्कशन के लिए टीचर अपना टॉपिक ले सकता है, पोल्यूशन ले सकता है। अदरवाइज़ ये जो अभी अपडेट में चला हुआ है वायरस, इसको हम क्लास में लेकर डिस्कस कर सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हम क्या करें, कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो बच्चे बहुत से आइडियाज़ बताएंगे अपने, जो भी बच्चों को कोरोना से रिलेट करके पता है कि घर में रहें, गर्म पानी पिए, जो भी बच्चों को आइडियाज़ आए, जो भी बच्चों के दिमाग में आए, तो एक तूफान सा आ जाएगा बच्चों के दिमाग में। स्टॉर्मिंग का मतलब ही ये होता है कि तूफान आना, दिमाग में टॉपिक से रिलेट करके अलग अलग आइडियाज़ उनके दिमाग में आए, तो ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं इसका। आई होप ब्रेन स्टॉर्मिंग अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या होती है। मानसिक उद्दोलन में अध्यापक द्वारा पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योग्यता या साधन है जो छात्र की भागीदारी में बढ़ोतरी करती है। जब भी किसी विषय पर अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करना होता है, छात्र द्वारा दिए गए विचारों का मूल्यांकन इसमें नहीं होता है। जो बच्चों ने आंसर दिए हैं, छात्र उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे कि हमने अपने आइडियाज़ दिए हैं तो मेरे बेस्ट है। टीचर बच्चों के आंसर का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, स्टूडेंट खुद नहीं कहेंगे कि मेरा बेस्ट है, दूसरे ने जो बताया उसका बेस्ट है, तो बच्चों की तरफ से मूल्यांकन नहीं होगा इसमें। तो इसमें कोई भी विचार जो बच्चों ने बताया है, बच्चों ने आंसर दिए हैं, कुछ भी इसमें गलत नहीं होता है। मानसिक उद्दोलन में नए विचारों का उद्भव होता है, नए विचारों का विकास होता है, क्रिएटिविटी आती है बच्चों के अंदर। विभिन्न परिस्थितियों में के पक्षों के अनुसार विभिन्न पक्षों पर विचार और चर्चाएं होती हैं। अलग अलग टॉपिक ले लिए जाते हैं टीचर के द्वारा, ताकि बच्चे सोचें, पढ़ें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें नई नई चीज़ों को खोजने के लिए। ठीक है, इसका परिणाम नए विचारों का मस्तिष्क में विकास होता है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कोई भी तर्क गलत नहीं माने जाते।
टीचर ये नहीं कहेगा कि आपने जो आंसर दिया है वो गलत है। किसी भी स्टूडेंट्स के आंसर को गलत नहीं माना जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, ठीक है। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है, एक अच्छी विधि मानी जाती है क्लास में क्रिएटिविटी उत्पन्न करने के लिए, बच्चों के आंसर लेकर आने के लिए, जो भी डिस्कस करना होता है क्लास में, ठीक है। तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। एलेक्स ओसबर्न ने बताया है अपने अकॉर्डिंग कि मानसिक उत्दोलन एक सम्मेलन की तकनीक है जिसके द्वारा समूह किसी विशेष समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। इनके द्वारा ये जो बताना चाह रहे हैं कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है एक ग्रुप की ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी समस्या का जो समाधान है वो खोजने में हेल्प करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हो सकता है टीचर के पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसका सुझाव टीचर को नहीं मिल रहा है, तो वो ग्रुप डिस्कशन कर सकती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा ले क्लास में, ताकि जो नए नए विचार हैं बच्चों के वो सुन सके। और हो सकता है किसी का ऐसा विचार आ जाए कि टीचर को पसंद आ जाए और टीचर के लिए वो हेल्पफुल हो या फिर पूरी क्लास के लिए वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है। फर्स्ट है, यह व्यक्ति के मस्तिष्क से संबंधित होता है, क्योंकि जो विचार आते हैं वो मस्तिष्क में आते हैं, दिमाग में आते हैं। कुछ भी टॉपिक बच्चों को दे दिया एट ए प्रेजेंट, उनको सोचकर, मतलब सोचना ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जो भी विचार आए टॉपिक से रिलेट बच्चों को बताना है टीचर को, ठीक है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बिल्कुल एक कोग्निटिव प्रोसेस है। ये दिमाग से सोची जाने वाली क्रिया है। जो टॉपिक दिया जाता है टीचर की तरफ से उसको सोचने की जो प्रक्रिया वो दिमाग से ही होती है, तो एक बौद्धिक प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर छात्र या सभी छात्र इसमें भाग लेते हैं। जितने भी क्लास में, मोस्टली ज़्यादा नहीं, 100 150 इतने बच्चे नहीं, जितने क्लास में अवेलेबल हैं, जो छोटी क्लासेस होती हैं जैसे 30 35 40 के अराउंड जितने बच्चे होते हैं, इनको शामिल किया जाता है क्लास में और सभी इसमें भाग लेते हैं। टीचर्स के द्वारा ये नहीं कहा जाएगा कि मैं एक दो स्टूडेंट्स जो है उनको नहीं पार्टिसिपेट इसमें करना है, आप तो वीक हो, नहीं। इसमें इंटेलिजेंट, मीडियम, वीक कुछ भी इसमें कुछ मैटर नहीं करता, सभी स्टूडेंट्स को इसमें भाग लिया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी विचार सही या गलत नहीं होता। जितने भी आंसर बच्चों के तरफ से दिए गए हैं सबके आंसर को एक्सेप्ट किया जाता है। किसी को ये नहीं कहा जाता है कि आपने ऐसा आंसर दिया है, आपने गलत किया है, आपका आंसर गलत है। तो सभी के क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया जाता है। किसी का भी जो आंसर आता है, किसी के भी जो विचार होते हैं वो सही या गलत नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इसमें विविध विचार होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं क्लास में उतने ही व्यूज़ आएंगे, उतने ही आंसर आएंगे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों के विचार श्यामपट्ट पर लिखे जाते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं। जो भी बच्चे आंसर देते जाते हैं, टीचर ने बोल दिया ये टॉपिक है, आप बताते चलो, और सभी के जो आंसर हैं, जितने भी व्यूज़ आए हैं बच्चों की तरफ से, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 ही व्यूज़ आएंगे टॉपिक से रिलेट करके। और सभी के जो आंसर हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने का मेन मोटिव यही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों को प्रेरित किया जाए और भी ज़्यादा आंसर देने के लिए, बच्चों की क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन द्वारा हर विचार को उसी संदर्भ में ठीक किया जाए। जो टॉपिक दिया गया है लास्ट में इवैल्यूएशन किया जाए टीचर्स के द्वारा और बताया जाए कि कौन सा जो बेस्ट आइडियाज़ है जो स्टूडेंट्स ने दिया है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखे, और ये भी कहे साथ में कि जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं सबके ठीक हैं, गलत किसी का नहीं है, लेकिन जो बेस्ट आइडियाज़ हैं वो आप लास्ट में स्टूडेंट्स को बताओगे, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद कुछ इसके नियम हैं, और कौन कौन से नियम हैं वो डिस्कस करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं क्लास में, जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, जब हम चर्चा करते हैं टॉपिक से रिलेट करके, तो कौन कौन से नियम होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट टाइम, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करने से पहले मानसिक रूप से शांत हो जाएं। ये है टीचर्स के लिए, टीचर्स को ये रूल फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो दिमाग में कुछ और टॉपिक्स को नहीं लेकर आना है, सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में सोचना है, पहले रिलैक्स हो जाना है कि आज मुझे इस टॉपिक के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है क्लास में, और उसी के बारे में आपको सोचना है।
नेक्स्ट सहयोगी वातावरण का निर्माण करना है। क्लास में इस तरह का इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है ताकि जो टॉपिक है, या तो आप चार्ट लेके आ सकते हो क्लास में, कुछ भी आप ऐसा इन्वायरमेंट करना है कि बच्चे उस टॉपिक से रिलेट करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट आप कर सकते हो स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, अपने मन को पूर्णतः फ्री रख लें। बिल्कुल फ्री रखना है माइंड को, ये नहीं आप करा रहे हो ब्रेनस्टॉर्मिंग और आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है साथ साथ, बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि आपको व्यूज़ सुनने हैं सभी स्टूडेंट्स के, सभी ने जो आंसर दिए हैं उनको सुनना है और बाद में आपको इवैल्यूएशंस भी करना है। जितने भी व्यूज़ आए हैं उसमें से बेस्ट जो आंसर है वो कौन सा है। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो अदर किसी टॉपिक को लेकर, तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए फ्री होना चाहिए दिमाग आपका। उसके बाद सेशन शुरू होने से पहले जल्दी से नियम बता दें। क्लास में जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कराओगे तो बच्चों को बता दें कि इतने टाइम का सेशन होगा हमारा, ये हमारा टॉपिक होगा, एक बच्चे के लिए कितना टाइम होगा और कितने कितने आपके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आंशिक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे ओके। कोई भी अगर स्टूडेंट्स आंसर दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें, ओके ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें आप क्लास में। सेशन के बीच में कोई भी बाधा उत्पन्न ना करे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चली हुई है क्लास में, जब ग्रुप डिस्कशन चला हुआ है, तो बीच में कुछ भी आप बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों को मोटिवेट करें आंसर देने के लिए। बच्चों को बोल सकते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया है, आप भी सोचिए तब तक जब तक आपका नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी विद्यार्थी के जवाब को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बच्चे आंसर दे सभी को आपने एक्सेप्ट करना है। उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह के। ठीक है, कम से कम जो आप सेशन रखोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए वो कम से कम 20 मिनट का होना चाहिए। एक क्लास आपकी 30 या 35 मिनट की जो क्लास होती है, जितना भी टाइम आपका होता है, तो कम से कम आप इतना समय रखिए 20 मिनट, ताकि आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए, कवर हो जाए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके आंसर भी आ जाए इसी टाइम में। ठीक है, शांति से सभी के विचार को सुने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके विचारों को सुने, सभी बच्चों के जवाबों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये कुछ नियम हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करने से पहले आप करोगे या बीच में करोगे। ओके, उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस। क्या प्रोसेसिंग है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, फर्स्ट जो प्रक्रिया है आपकी, मानसिक उद्दोलन का प्रयोग कैसे करें, कैसे यूज़ करें ब्रेनस्टॉर्मिंग को। मानसिक उद्दोलन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है न केवल विद्यार्थियों को बौद्धिक गतिविधियों में एक्टिव करने का कारण या साधन है, बल्कि अध्ययन की एक ऐसी विधि है, ऐसी विधि या सृजनात्मक के रूप में काम करती है, क्रिएटिविटी के रूप में काम करती है। ओके, और मानसिक उद्दोलन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसकी जो प्रोसेस है वो 3 तरह की है। 3 टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, 3 तरह से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं और वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है सामूहिकता, सेकंड है श्रवण, सुनना, लिसनिंग, थर्ड है मुक्त लेखन, जो फ्री हैंड राइटिंग होती है, फ्री राइटिंग होती है, अपने मन के विचार हम रिटर्न में देते हैं, वही वाली। तो फर्स्ट जो होती है सामूहिकता, वो किस तरह से होती है, फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह में विचारों और शब्दों को निम्न पदों से इकट्ठा किया जाता है। अपने टॉपिक आपको लिखने होते हैं, बताने होते हैं, और इसमें कौन कौन से जो स्टेप हैं वो फॉलो करने होंगे आपको। फर्स्ट है टॉपिक, जो आपका टॉपिक है, जो आपका मेन टॉपिक है, जैसे पोल्यूशन है वो होगा। उसके बाद है सब टॉपिक। सब टॉपिक क्या होगा, पोल्यूशन से रिलेट करके जितने भी मटेरियल होंगे, जितने भी कॉजेस होंगे, कारण होंगे, वो सब आ जाएंगे। उसके बाद है उपविषय संबंधित विस्तृत जानकारी, मोर डिटेल्स रिलेटेड टू सब टॉपिक्स। क्या क्या होंगे इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देती हूँ। जैसे आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, सपोज कर लीजिए नई दिल्ली आपने टॉपिक ले लिया, तो नई दिल्ली के बारे में आप बच्चों को बोलोगे कि नई दिल्ली में क्या क्या है, फिर बच्चे अपने आंसर देंगे कि नई दिल्ली में संसद भवन है, कुतुब मीनार है, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाल किला है, इंडिया गेट है, राजघाट, जितने भी जिस दिल्ली के बारे में जितने भी बच्चे जानते होंगे, जिस भी बारे में बच्चे जानते होंगे वो अपने आंसर देंगे। तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था जो टॉपिक है। सेकंड सब टॉपिक, सब टॉपिक क्या हो जाएंगे, ये वाले
इनसे रिलेट करके फिर आप पूछोगे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, या फिर बच्चे आंसर देंगे कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कब बनवाया था, क्यों बनवाया था। ये हो जाएंगी मोर डिटेल टॉपिक के बारे में। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारे सब टॉपिक हो गए, और ये हैं सब टॉपिक की डिटेल्स। दिल्ली क्या है हमारा टॉपिक है, और दिल्ली में क्या क्या है, जैसे संसद भवन, राजघाट, इंडिया गेट, ये हमारे सब टॉपिक हो गए। थर्ड जो हमारा पॉइंट था कि मोर डिटेल, जो सब टॉपिक है हमारा, ये जो हमारा सब टॉपिक है इसके बारे में डिटेल बच्चे बताएंगे कि ये कुतुब मीनार जो बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई क्या है, कितनी मंजिल है, इसमें 5 मंजिल हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। और कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ ये बताएंगे। जो आपका राजघाट है किससे रिलेट करके है, महात्मा गांधी से रिलेट करके हैं, ये बताएंगे। शांति स्थल है, और इंडिया गेट में क्या है, ये आपका सब टॉपिक, और ये है सब टॉपिक की डिटेल्स। ये होता है आपका फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिटेल, जिसको जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा सामूहिकता। सामूहिकता के अंदर ये 3 फैक्टर काम करेंगे। एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि सामूहिकता में जो 3 सब फैक्टर्स हैं वो कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो विषय है, उपविषय है, और उपविषय के बारे में जो विस्तृत जानकारी है ये आप यहाँ से देख लेना। ये विषय है। अपनी कक्षा में किसी भी टॉपिक को लेकर आप बच्चों को बताओगे, टॉपिक को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे या बताएंगे, तो बच्चे उस टॉपिक के बारे में बताएंगे या टीचर्स उसके बारे में बताएगा। तो जो उसके बारे में बताएंगे, जैसे दिल्ली के बारे में बताया था कि दिल्ली में क्या क्या है, वो उसके सब टॉपिक हो जाएंगे। और जो सब टॉपिक हैं उसके बारे में जब डिटेल से बताया जाएगा वो हो जाएंगे आपके उपविषय से संबंधित विस्तृत जानकारी। ये हो गया सामूहिकता। नेक्स्ट है आपका जो प्रोसेस है नेक्स्ट, वो है लिसनिंग, सुनना, श्रवण। कक्षा में कुछ भी आपको चर्चा करने से पहले एक विषय आपको लेना है, कोई भी आप ऐसे ले सकते हो, उसकी शुरुआत करनी है। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेट करके कुछ भी शब्द आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हो कि मैं एक नर्स क्यों बनना चाहती हूँ, या मैं एक डॉक्टर क्यों बनना चाहती हूँ, मैं एक टीचर क्यों बनना चाहती हूँ। इससे रिलेट करके आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दोगे। उसके बारे में फिर टीचर्स आपको बताएंगे क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस थी। नेक्स्ट आपकी प्रोसेस है मुक्त लेखन, फ्री राइटिंग। परिचर्चा या निबंध के बारे में, उसके विषय के बारे में आपको शुरू करना है, और उससे रिलेट करके जो भी वर्ड्स हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं। जो मुक्त लेखन है, जो फ्री राइटिंग है, बोर्ड पर या फिर कागज पर अपने बारे में बातचीत करने जैसा होता है। बच्चे जो भी आपने टॉपिक दे दिया उससे रिलेट करके आपने कुछ लिखा है तो उसी के बारे में रिटर्न में देंगे बच्चे। इसको कहते हैं फ्री राइटिंग, अपने बारे में लिखेंगे। और जहाँ तक हो सके अपने विषय से संबंधित चीज़ों के बारे में लिखे, ना कि विषय के बारे में। मतलब कि जो टॉपिक टीचर ने दिया है उसके बारे में आपको उससे संबंधित लिखना है अपने बारे में, ना कि टॉपिक के बारे में। जैसे मेरी जो प्रिय पुस्तक है मेरा विद्यालय, तो आपको यहाँ पर पुस्तक के बारे में जिक्र नहीं करना है। पुस्तक के बारे में नहीं बताना कि बुक ऐसी है, बुक ये ऐसी है, बल्कि आपको पुस्तक से रिलेट करके खुद के बारे में बताना कि मुझे ये पुस्तक पसंद है, मुझे एक बुक पसंद है, इस बुक में ये है, मैं इस टाइम पर इसको पढ़ता हूँ। या फिर आप स्कूल के बारे में बता सकते हो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल में ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है, मैं ऐसे करता हूँ स्कूल्स में जाकर। तो अब उस टॉपिक से रिलेट करके अपने बारे में बताना, ना कि सब्जेक्ट के बारे में, ना उस विषय के बारे में कि आप विद्यालय के बारे में लिखते चले जाओ कि विद्यालय ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट। विद्यालय के बारे में, टॉपिक के बारे में नहीं लिखना है। जो विषय आपको दिया गया है उससे रिलेट करके खुद के बारे में लिखना कहा जाता है फ्री राइटिंग। ठीक है, अपने विचार रिटर्न में देना टीचर्स को। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस थी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी क्या क्या प्रोसेस थी इसकी। नेक्स्ट है इसकी मेरिट्स क्या क्या होंगी। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसकी मेरिट्स क्या होंगी। फर्स्ट आपकी मेरिट है मानसिक जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है विचारों की उत्पत्ति का शक्तिशाली साधन है। बिल्कुल, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उससे आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे, नए नए विचारों का विकास होगा। नेक्स्ट है यह किसी पद या समूह की भागीदारी के साथ सामाजिक संवेदना में नए विचारों की उत्पत्ति में प्रयोग होता है। जो भी सोसाइटी होती है हमारी, उनसे रिलेट करके जो भी टॉपिक होता है, उनसे उसी टॉपिक से हमारे मन में नए नए विचार आते हैं। सोसाइटी में जो घटना घटित होती है और हमारी डेली लाइफ से वो रिलेट करती है, तो उसी के बारे में हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट, किसी भी विषय या उपविषय का प्रयोग किया जाता है, कोई भी टॉपिक इसमें ले लिया जाता है या फिर सब टॉपिक इसमें ले लिया जाता है। जैसे प्रोसेस में हमने देखा था, सामूहिकता में टॉपिक ले लिया, सब टॉपिक ले लिया, और सब टॉपिक की भी डिटेल हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ये छात्रों को विचारों पर तर्क देने में सहायता करता है, अलग अलग व्यूज देने में, सोचने में तर्क शक्ति का विकास होता है इसमें। नेक्स्ट है, ये छात्रों में कल्पना शक्ति का भी विकास करता है। जो बच्चे सोचते हैं, अलग अलग जो विषय है उसके बारे में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तो कल्पना शक्ति का भी इसमें विकास होगा। नेक्स्ट है, छात्रों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान को भी विकसित करता है। कोई बच्चा क्लास में नहीं बोलता, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो बोलता है तो वो मोटिवेट होता है बोलने के प्रति, टीचर के क्वेश्चंस का आंसर वो देगा ब्रेनस्टॉर्मिंग से। और जो टॉपिक कराया जाएगा, अदर जो सब्जेक्ट है, जो भी टीचर है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको भी बच्चा आंसर देगा उस टॉपिक से रिलेट करके, उस सब्जेक्ट से रिलेट करके। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक उससे लिया गया है उसी के वो आंसर दे, नहीं, आगे जाकर वो मोटिवेट होगा और सब्जेक्ट टीचर, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उनके भी वो आंसर देने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मेरिट थी। अब देखते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कुछ मेरिट्स होती हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। तो फर्स्ट इसकी डिमेरिट है, यह केवल तभी काम करता है जब कमरे में सभी को कुछ कहना हो, सभी मोटिवेट हो, सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले क्लास में, तभी ये काम करता है। ये नहीं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सिर्फ 2 3 4 पता नहीं कितने सारे व्यूज़ एक स्टूडेंट्स ने दे दिए और कुछ बच्चे बैठे हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे। नहीं, सब जब बोलना चाहते होंगे, जब सभी के व्यूज़ आएंगे तभी ये कारगर सिद्ध होगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कक्षा में सख्ती से नियंत्रण ना किया जाए तो समूह की समस्या समाधान करने में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसा ना हो, जैसे हमने नियम देखे थे, नियम आपको ऐसे बनाने हैं कि बच्चे उसको फॉलो करें, नहीं तो आप बच्चों को ही चुप कराने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे हमने 20 मिनट मैक्सिमम टाइम लेकर हम चले थे, तो हमें कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे बताने होंगे बच्चों को कि बीच में किसी को बात नहीं करनी है। अगर किसी ने बात की तो हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, क्लास से बाहर उसको निकाल दिया जाएगा, तभी हम इस चीज़ को संभव कर पाते हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। नेक्स्ट, एक बड़े समूह को प्रभावित नहीं करता। एक बड़ी कक्षा जिसमें 100-150 बच्चे बैठे हैं, उससे भी ये प्रभावित नहीं होगा, नहीं प्रभावित कर पाएगा उस क्लास को, क्योंकि इसमें एक लिमिट होती है बच्चों की। छोटी जो कक्षा होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि 100-150 बच्चे हो गए और 20 मिनट का हमने टाइम ले लिया, तो बच्चों के जो व्यूज़ हैं वो, मतलब बच्चों के जो व्यूज़ हैं वो कम पड़ जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन जो बच्चे हैं जिसके व्यूज़ आने होंगे वो रह जाएंगे बाद में। इसलिए छोटी जो कक्षा होती हैं, जैसे 30-35 क्लास में बच्चे बैठे हैं, उन्हीं पर ये ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये थी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स ही हमने देख ली। अब देखते हैं इसकी कंक्लूजन। हाँ, एक डिमेरिट्स और बच गई इसकी। मानसिक उत्तोलन में समूह चर्चा के दौरान एक दूसरे के विचारों को लेकर भी मतभेद हो सकता है। हो सकता है आपने ऐसा टॉपिक ले लिया, पॉलिटिक्स से रिलेट करके, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक ले लिया और किसी बच्चे को दूसरे स्टूडेंट्स के व्यूज़ पसंद नहीं आए, तो हो सकता है मतभेद हो जाए दूसरे के बारे में, दूसरे के विचार के बारे में। अगर किसी पार्टीज़ की बहस चल गई, किसी पार्टीज़ का नाम ले दिया, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे भी इसकी डिमेरिट्स होती है कि मतभेद हो सकते हैं 2 स्टूडेंट्स के व्यूज़ के बीच में। ठीक है, तो हमें टॉपिक ऐसा लेना है कि आपको टॉपिक ऐसा लेना है क्लास में जो सबकी लाइफ से रिलेट करके हो, आसान टॉपिक हो और सब उस पर व्यूज़ दे सके। ठीक है, आप देखते हैं निष्कर्ष क्या होगा, इसके कंक्लूजन क्या होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग अध्यापन के लिए प्रभावी क्षमता है, टीचिंग के लिए एक अच्छा मेथड माना जाता है। यह न केवल बच्चों को प्रेरित करता है, बल्कि यह छात्रों को किसी भी विषय पर नए विचारों को उत्पन्न करने या सोचने के लायक भी बनाता है। बच्चों को नई नई चीज़ें खोजने में प्रेरित करता है और उन्हें क्रिएटिव बनाता है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सोच, उनकी जो थिंकिंग है उनको डेवलप करता है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग से डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ये प्रोसेस चलता है इसका इस तरह से। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर में आपको देखने को मिलती है, 4 मार्क्स में भी और 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसका मिल जाता है। ठीक है,
आई होप आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेट करके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपने व्यूज़ ज़रूर दें इस टॉपिक से रिलेट करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी रखें। ठीक है, थैंक यू।